हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम देखेंगे स्केलर फील्ड की ग्रेडियंट। तो आइए हम देखें स्केलर फील्ड की ग्रेडियंट क्या होती है। तो फ्रेंड्स, इफ़ द वैल्यू ऑफ स्केलर क्वांटिटी, तो इस प्रकार की स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं जिसमें कि केवल उसकी मैग्नीट्यूड होती है, उसमें डायरेक्शन से संबंधित कोई भी चीज़ इन्वॉल्व ना हो। उस टाइप की जो क्वांटिटी होती है उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और इस प्रकार की यदि स्केलर क्वांटिटी किसी फील्ड में या किसी प्लेस में पॉइंट टू पॉइंट डिफर करता है, बट इट हैज़ ए डेफिनेट वैल्यू एट ईच पॉइंट, लेकिन किसी भी प्लेस में पॉइंट टू पॉइंट डिफर करता है लेकिन उसकी वैल्यू हर पॉइंट पे सर्टेन वैल्यू होती है, then the scalar quantity is represented by the scalar function phi x y z। तब उस प्रकार की केस में जो स्केलर क्वांटिटी है उसको हम एक स्केलर फंक्शन phi x y z के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड वी से दैट a scalar field is present at that place, और हम यह कहते हैं कि उस प्लेस में स्केलर फील्ड प्रेजेंट है। स्केलर फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वी स्केलर सरफेसेस। फ्रेंड्स, सपोज ये कोई प्लेस है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई स्केलर क्वांटिटी उपस्थित है, तो स्केलर क्वांटिटी की जो वैल्यू है वह अलग अलग सरफेस में अलग अलग हो सकती है। इस प्रकार की एक सर्टेन सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, इस प्रकार अलग अलग सरफेस बनाएं तो इस सरफेस में, इस एक सरफेस में स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू अलग होगी, इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी, लेकिन एक स्केलर सरफेस के सभी पॉइंट पे स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू सेम होती है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो स्केलर फील्ड है उसको एक इक्वी स्केलर सरफेस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वी स्केलर सरफेस क्या है? जिसके सभी पॉइंट पर स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू सेम होती है, उसे हम इक्वी स्केलर सरफेस कहते हैं। अब ये एक सरफेस है जिसके सभी पॉइंट पे इस स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू सेम है, तो इस सरफेस को हम इक्वी स्केलर सरफेस कहेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट देखें। एट ईच सरफेसेस ऑफ विच द स्केलर फंक्शन फाई हैज ए डेफिनेट वैल्यू। जैसे कि हमने बताया कि जो स्केलर सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पे जो स्केलर फंक्शन है उसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है, एंड ईच पॉइंट ऑफ सरफेस फाई हैज द सेम वैल्यू, और एक सरफेस के सभी पॉइंट पे जो स्केलर फंक्शन है उसकी वैल्यू सेम होती है। नेक्स्ट देखते हैं। लेट अ स्केलर फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई एक्स वाई जेड। कोई एक स्केलर फंक्शन है, उसको मान लेते हैं हम फाई एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तब उस स्केलर फंक्शन की ग्रेडियंट को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ग्रेड फाई इज इक्वल टू आई डेल फाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई डेल जेड। अब इसको हम इस प्रकार अलग करके लिखेंगे। फाई कॉमन निकाल लें तो आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डबल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, और फाई अलग हो गया। तो चूंकि ये एक ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है यह एक डेल ऑपरेटर की वैल्यू है, तो ये क्या हो गया? डेल फाई हो गया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम देखते हैं तो जो ग्रेडियंट फाई है वह किसके इक्वल है? डेल फाई के इक्वल। और इसी जो डेल फाई क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेल फाई इज कॉल्ड द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई। इसी जो डेल फाई है इसको हम, जो स्केलर फंक्शन फाई है उसको की ग्रेडियंट कहते हैं। और यहाँ पर फाई स्केलर क्वांटिटी है लेकिन उसकी ग्रेडियंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हेंस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डेल फाई। जो डेल फाई क्या है? फाई की ग्रेडियंट है, उसकी डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड को आइए हम फॉलो निम्न जो मेथड है उससे हम डिटरमाइन करते हैं। तो मान लेते हैं कि S1 और S2 दो सरफेस है जिसकी सभी पॉइंट पे जो स्केलर फंक्शन फाई है उसकी वैल्यू सेम है, और इस S1 और S2 सरफेस पे हम दो पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। दिस इज ए पॉइंट P एंड दिस इज ए पॉइंट Q। अब इस पॉइंट P और पॉइंट Q की एक जो ओरिजिन मान लेते हैं O, वहाँ से पोजीशन वेक्टर सपोज पॉइंट P की वेक्टर R है और पॉइंट Q की वेक्टर R प्लस DR है। अब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल PQ विल बी वेक्टर DR। तो PQ की वैल्यू क्या होगी? वेक्टर DR की इक्वल होगी। तो यहाँ हमने OP क्या है? ये दिस इज OP इज वेक्टर R और OQ इज वेक्टर R प्लस DR, ये फिगर से हमने लिखा, और देयरफॉर द PQ विल बी PQ इज इक्वल टू वेक्टर DR।
Let the perpendicular distance of surface S2 from the point P on the surface S1 be PP प्राइम। और मान लेते हैं कि जो P इन दोनों सरफेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस PP प्राइम है और उसकी वैल्यू dn के इक्वल है। ये PP प्राइम इज इक्वल टू dn। और जो यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में PP, जो यूनिट वेक्टर इन PP डायरेक्शन इज सपोज n कैप। जो ये PP प्राइम डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर सपोज ये n कैप ये फिगर में स्पष्ट है। तो ये इस प्रकार हमने फिगर को डिस्क्राइब किए और मान लेते हैं यहाँ पर जो वेक्टर dr और dn जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है उसके बीच का एंगल सपोज क्या है, थीटा है। तब हम देखते हैं कि इस फिगर से यदि हम देखें, इस फिगर से देखें तो PP प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं, PQ cos थीटा। और PQ की वैल्यू क्या है, PQ इज PP प्राइम इज dn। तो ये PP प्राइम के इस जगह में हम dn पुट कर दिए और PQ इज dr और cos थीटा। तो ये PQ की जगह में हम dr पुट किए तो dn इज इक्वल टू dr cos थीटा। अब dr cos थीटा क्या चीज़ है, dr cos थीटा को हम n कैप डॉट dr लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या है, यूनिट वेक्टर n कैप और dr का डॉट प्रोडक्ट के इक्वल क्या होता है, dr cos थीटा। इसलिए हम इसकी जगह में n कैप डॉट dr लिख सकते हैं। तो dn इज इक्वल टू क्या हो गया, n कैप डॉट dr। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Since the perpendicular distance between the two surfaces is the minimum distance between them। फ्रेंड्स हमें मालूम होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वह उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। Therefore the rate of increase of scalar function phi along PP prime be maximum which is equal to del phi del n। फ्रेंड्स फिगर्स में हम आते हैं। फिगर में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सपोज जो स्केलर फंक्शन है उसकी वैल्यू फाई है और इस सरफेस में स्केलर फंक्शन की वैल्यू फाई प्लस डी फाई है। अब चूंकि ये मिनिमम डिस्टेंस है इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच की सरफेस S1 और S2 के बीच की ये मिनिमम डिस्टेंस क्या है, dn है। ये क्या होगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो ये चूंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसलिए मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सरफेस S1 से S2 की ओर आने पर जो स्केलर फंक्शन है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो यदि हम इस मिनिमम डिस्टेंस को लें तो रेट ऑफ इंक्रीज जो है मैक्सिमम होगी और वो किसके इक्वल होगा, डेल फाई डेल एन के इक्वल होगी, डेल फाई डेल एन के इक्वल होगी। तो इस प्रकार हम डी फाई को हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई को हम लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई डेल एन इंटू डी एन। अब डी एन की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में हमने ये निकाला है एन कैप डॉट डी आर। तो dn के वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे, n कैप डॉट dr। तो d फाई की वैल्यू क्या मिला, d फाई इज इक्वल टू डेल फाई डेल n n कैप डॉट dr। सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि फाई क्या है, एक स्केलर फंक्शन है, इसलिए हम फाई को क्या लिख सकते हैं, फाई एक्स वाई जेड। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो चूंकि फाई जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन है इसलिए इसको पार्शियल जो डेरिवेटिव उसके सम के रूप में लिख सकते हैं। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, डेल फाई डेल एक्स डी इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई डेल जेड इंटू डी जेड। अब हम इसको देखते हैं कि ये डी एक्स डी वाई डी जेड एक कंपोनेंट और डेल फाई डेल एक्स डेल फाई डेल वाई डेल जेड ये अलग दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट के डॉट प्रोडक्ट के रूप में हमें ये ऑब्जर्व हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये किसी इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के कौन कौन से, आई डेल फाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई डेल जेड, और इस प्रकार आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के रूप में ये लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं ये ब्रैकेट क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ये डेल फाई लिख लिए और ये किसकी वैल्यू है, दिस इज वेक्टर डी आर। तो ये डी आर की वैल्यू हो गया। तो डी फाई इज इक्वल टू हमें क्या मिला, डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर डेल फाई डॉट डी आर। और हमने पहले डी फाई की वैल्यू क्या निकाला है, डेल फाई डेल एन इंटू एन कैप डॉट डी आर। इस प्रकार हमने डी फाई की दो वैल्यू निकाल ली है। तो दोनों वैल्यू डी फाई के है तो दोनों वैल्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस प्रकार हम इक्वेशन 1 और 2 से हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि दोनों डी फाई की वैल्यू इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डेल फाई डेल एन इंटू एन कैप डॉट डी आर। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो वेक्टर डी आर है उसका दोनों साइड में डॉट प्रोडक्ट है। तो इसको हम हटा देते हैं तो हमें मिलेगा क्या, डेल फाई इज इक्वल टू डेल फाई डेल एन इंटू एन कैप। अब ये क्या है, ये ग्रेडियंट फाई है और ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल फाई डेल एन इंटू एन कैप। और डेल फाई डेल एन क्या है,
यह उस स्केलर फंक्शन की मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज को शो करता है। जो डेल फाई डेल एन है उस स्केलर फंक्शन की मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज को शो करता है किसी सर्टेन पॉइंट पे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दस द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि ये एन कैप का मल्टीप्लाई है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी स्केलर फंक्शन की ग्रेडियंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और उसकी मैग्नीट्यूड, हुज मैग्नीट्यूड गिव्स द मैक्सिमम स्पेस रेट वेरिएशन ऑफ दैट स्केलर क्वांटिटी एट दैट पॉइंट। और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, उस स्केलर क्वांटिटी के उस पॉइंट पर मैक्सिमम स्पेस रेट वेरिएशन के इक्वल होती है। और उसकी डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग इन विच द स्पेस रेट वेरिएशन इज मैक्सिमम। और उसकी डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में उस स्केलर क्वांटिटी की स्पेस रेट वेरिएशन मैक्सिमम होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द इक्वी स्केलर सरफेस एट दैट पॉइंट। अर्थात उस पॉइंट पर, उस इक्वी स्केलर सरफेस के उस पॉइंट पर जो नॉर्मल की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में होगी। क्योंकि हमने ये देखा कि फिगर में ये इस डायरेक्शन में इसका स्पेस रेट वेरिएशन मैक्सिमम है और ये इस सरफेस की इस पॉइंट पर नॉर्मल का डायरेक्शन है। तो किसी सरफेस की किसी भी पॉइंट पर यदि हम किसी स्केलर क्वांटिटी की ग्रेडियंट निकालें तो उसकी डायरेक्शन उस सरफेस के उस पॉइंट पर नॉर्मल की डायरेक्शन में होगी और उसकी मैग्नीट्यूड उस पॉइंट पर उस स्केलर क्वांटिटी की मैक्सिमम स्पेस रेट वेरिएशन के इक्वल होती है। आगे हम देखते हैं, इफ बोथ द पॉइंट्स P एंड Q आर इन द सरफेस S1, अर्थात द वेक्टर dr इज इन द सरफेस S1। मान लेते हैं कि जो P और Q पॉइंट जो अलग अलग सरफेस में हमने लिया वो एक ही सरफेस S1 पर है। तो इस कंडीशन में जो वेक्टर dr है, फिगर में यदि हम देखें कि ये वेक्टर dr वो एक ही सरफेस में है, दोनों पॉइंट यदि P और Q एक ही सरफेस में हो तो वेक्टर dr क्या होंगे, एक ही सरफेस में होंगे। तब क्या होगा, देन द वैल्यू ऑफ स्केलर फंक्शन फाई इज द सेम एट बोथ पॉइंट्स। तब चूंकि जो स्केलर फंक्शन है वो एक ही सरफेस में है और वो एक ही स्केलर सरफेस है तो दोनों पॉइंट पर जो स्केलर फंक्शन की वैल्यू सेम होंगी। तो फाई कांस्टेंट होगा फाई कांस्टेंट होंगे उस सरफेस के लिए। तो फाई कांस्टेंट है तो डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जो डी फाई है वो किसके इक्वल है, डेल फाई डॉट डी आर के इक्वल है। डी फाई किसके इक्वल है, डेल फाई डॉट डी आर। हमने ये निकाला है अभी यहाँ पर, डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई डॉट डी आर। इसलिए डेल फाई क्या होगा, डी आर के नॉर्मल होगी, क्योंकि डी फाई की वैल्यू जीरो हो गया सेम सरफेस में होने के कारण। और डी फाई की वैल्यू किसके इक्वल है, डेल फाई डॉट डी आर। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। और डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब ये इसके ना परपेंडिकुलर हो। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि डेल फाई इज नॉर्मल टू वेक्टर डी आर। अब दूसरी कंडीशन में हम देख लें, इफ द पॉइंट्स P एंड Q आर इन द सेपरेट सरफेस, जैसे अभी है, द रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ फाई बिटवीन दिस पॉइंट्स इज डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई डॉट डी आर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल फाई का मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी आर कॉस थीटा। फॉर डी फाई टू बी मैक्सिमम फाई मस्ट बी जीरो। अब डेल फाई की वैल्यू, जो डी फाई की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए थीटा को क्या होंगे, यहाँ पर जो हमारा ये वैल्यू आया है ये किसके इक्वल, इक्वल है। और ये डी फाई मैक्सिमम कब होगी, जब ये इक्वेशन में थीटा की वैल्यू जीरो हो। या दूसरे वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स डेल फाई एंड डी आर मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अर्थात दस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डेल फाई is in the direction in which the space rate variation of phi is maximum। अर्थात इस केस में भी स्पष्ट हो रहा है कि डेल फाई की डायरेक्शन क्या होगा, उस डायरेक्शन में होगी जिसमें फाई की स्पेस रेट वेरिएशन मैक्सिमम हो। तो फ्रेंड्स हमने ये भी देखा कि किसी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट, तो किसी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड उस स्केलर फंक्शन की उस पॉइंट पर मैक्सिमम स्पेस रेट वेरिएशन की इक्वल होती है और उसकी डायरेक्शन उस सरफेस की उस पॉइंट पर नॉर्मल की डायरेक्शन में अर्थात परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगी। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़
also through comment box. And if you have not subscribed till now, then please subscribe and press bell icon to get the notification of every new videos. तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम फिनिश करते हैं। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट हमने लिया है, मोटिवेशनल कोट है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि ये वर्ड इम्पॉसिबल ही स्वयं ये कहता है कि आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ। तो इस जो मोटिवेशनल कोट है इसको कहा था ऑड्रे हेपबर्न ने। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग।